नमस्ते एवरीवन। कल की क्लास में जब हमने कल इंट्रोडक्शन क्लास करी थी तो हमने कुछ बेसिक बेसिक बातें पामेस्टर के बारे में समझने की कोशिश करी थी। मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस के बारे में जानने की कोशिश करी थी। कुछ डाउट्स थे हम लोगों के, उनके बारे में बात करी थी। जनरली मैंने देखा है कि पामेस्ट्री को लोग डिफिकल्ट सब्जेक्ट समझ के जल्दी से लर्न नहीं करते, जबकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा है कि पामेस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब बाकी मोडालिटीज हमें ऐसा लगता है कि फेल हो रही हैं, तब पामेस्ट्री हमारे हेल्प करती है, हमें चीजों को बेटर समझने में हेल्प करती है। अ, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, पर आप लोग जो लोग ऑलरेडी ऑकल्ट में प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों ने आपने देखा कि अगर कोई ट्विंस होते हैं या ट्रिपलेट्स होते हैं आज की डेट में, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ सेम होती है, ऑलमोस्ट टाइम भी सेम हो रहा होता है, ऑलमोस्ट सेम टाइम पर लगभग सेम सेम टाइप की कुंडली भी बन रही होती है। पर आप देखते हो कि उनकी लाइफ में अलग अलग इवेंट हो रहे होते हैं और आप इस चीज को नहीं समझ पाते कि ये पर्टिकुलर इवेंट दो लोगों के, दो ट्विंस के बीच में अलग अलग कैसे। तो जब आप पामिस्ट्री जानोगे, जब आप पामिस्ट्री की ताकत यहाँ पर समझ में आती है, जब आप उस पर्सन का हाथ देखोगे तो आप देखोगे कि दोनों के हाथ एकदम डिफरेंट डिफरेंट है, और हाथ डिफरेंट हैं और उसमें डिफरेंट शेप है, डिफरेंट लाइंस हैं। इसकी वजह से आप देखोगे कि प्रिडिक्शन भी डिफरेंट आ रही है, और आप समझ पाओगे कि एक पर्सन की ही लाइफ में एक ही समय पे पैदा हुए हैं, एक ही दिन पे पैदा हुए हैं, तो चीजें अलग अलग तरीके से कैसे चल रही हैं। एक बंदा एक पर्टिकुलर चीज में सक्सेसफुल है, पर दूसरा क्यों नहीं सक्सेसफुल है, ये आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ पाओगे। कैसे समझ पाओगे? कल मैंने आपसे पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बात किया था कि पामिस्ट्री में हम तीन चीजों से किसी पर्सनालिटी को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जेनेटिकली, कि हम कैसे जानने की समझने की कोशिश करते हैं। तो जेनेटिकली जो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जिनके बारे में आपने सुनी रखा है, फिंगरप्रिंट्स जो हमारी जेनेटिक्स को बताती हैं, ऐसी चीजों को बताती हैं जो हमने अपने पेरेंट्स से कैरी फॉरवर्ड करी है, जो कि पूरे लाइफ टाइम पे कभी भी चेंज नहीं होती। सेकेंडरी लेवल पे जिसे हम सेंट्रल ट्रेट्स कहते हैं, उसमें हैंड का शेप है, जिसके बारे में मैंने बोला था कि हर एक बंदा जब पैदा होता है तो वो स्क्वेयर पाम के साथ पैदा होता है, और ओवर द टाइम अप टू द एज ऑफ 7 उसकी पाम की शेप बदल जाती है। शेप कैसे कैसे बदल जाती है, कैसे, उसका क्या रीजन होता है? उसका रीजन ये होता है कि उसका सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, वो कैसे सिनेरियो में पल बढ़ रहा है, वो पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस को कैसे परसीव कर रहा है, इस हिसाब से उसकी पर्सनालिटी बन जाती है। हमने क्या बोलते हैं, ट्विंस और ट्रिपलेट्स के केस में भी हमें यही समझने की कोशिश है कि दो बच्चे, तीन बच्चे एक ही एनवायरनमेंट में पैदा होते हैं, एक ही एनवायरनमेंट में वो पलते बढ़ते हैं, पर एक पर्सन जो है चीजों को दूसरे तरीके से परसीव करता है और एक पर्सन दूसरे तरीके से परसीव करता है। अगर आपको पुराने जमाने की जुड़वा बच्चों की पिक्चरें याद हो तो somebody is writing something, I don't know what you are writing. If you really I don't understand this, if you really want to say anything, please raise your hand and you can speak up. बस बोलने से पहले एक ही शर्त है कि आपको बोलने के लिए अपना कैमरा ऑन करना, दैट इज। तो हम पुराने जमाने की जो मूवीज होती थी, जिसमें से आप देखते थे कि दो भाई होते हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक भाई डॉन बन जाता है और एक भाई पुलिस ऑफिसर बन जाता है। तो समहाउ वो कैसे सिचुएशन को परसीव करता है, एक ही सिचुएशन होती है, डिफिकल्ट सिचुएशन दोनों बच्चों के लिए होती है। एक उसे गलत रास्ते से चढ़कर पावर लेने की कोशिश करता है, एक सही रास्ते से चल के पावर लेने की कोशिश करता है। तो ये दोनों बच्चे किस किस तरीके से सर्कमस्टांसेस को रिसीव करते हैं, उसको परसीव करते हैं, उसको अपने माइंड में स्टोर करते हैं, और उनके हिसाब से कैसे बिहेव करते हैं। तो पामिस्ट्री में भी यही हैंडशेप आपको ये बताता है। हैंडशेप आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स को बहुत ज्यादा बताता है। हर एक पर्सनालिटी अपने पर्सनालिटी ट्रेट के हिसाब से एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो इसी को आज हम पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टाइप ऑफ स्किन। टाइप ऑफ स्किन प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी केमिस्ट्री अपनी, क्योंकि टाइप ऑफ स्किन जो है, आपकी स्किन जितनी कोर्स, जितनी ड्राई, जितनी डल होती है, आपकी लाइफ में उतनी ही दुश्वारियां बढ़ाती है, सर्कमस्टेंसेस में उतनी ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। जितनी स्मूथ, जितनी सिल्की, जितनी शाइनी, जितनी ग्लोई स्किन होती है, उतनी ही ज्यादा आपकी लाइफ अच्छी होती है।
कल मैंने आपको इसके लिए एक टिप भी दी थी कि रात में आपको रोज सोने से पहले अपने हाथों को मॉइस्चराइज करके, एंड आई मीन इट, आप करके देखिए हफ्ता 10 दिन, आप देखेंगे कि लाइफ आपके लिए इजी हो जाएगी। सर्कमस्टेंसेस नहीं बदलेंगे, बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे, सर्कमस्टेंसेस वही रहेंगे, पर आप कैसे उन्हें परसीव करोगे, कैसे उसमें रिएक्ट करोगे, वो सारी चीजें काफी बदल जाएंगी, एंड यू विल बी एबल टू हैंडल देम वेरी स्मूथ। इसके अलावा जो सेकेंडरी ट्रेड्स, ये सेंट्रल ट्रेड्स थे, और जो सेकेंडरी ट्रेड्स जिनके बारे में हम बात करते हैं वो है हमारे लाइन्स एंड दी माउंट्स। सो माउंट एंड लाइन्स आर सब्जेक्ट टू चेंज, दे चेंज अकॉर्डिंग टू time, according to thought process, according to your behavior, according to the many other things. नेक्स्ट लेवल पे जब हम आते हैं, जब हम आज हम बात करेंगे, हम किसी भी पर्सन का जब हाथ देखेंगे तो सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम उसकी पर्सनैलिटी को जाने, और उसकी पर्सनैलिटी को जानने के लिए हम टाइप्स ऑफ हैंड के हिसाब से पर्सनैलिटी को जानने की कोशिश करें। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, अगर टाइप्स ऑफ हैंड के बारे में हम बात करते हैं तो एक हम एलिमेंट वाइज किसी की पर्सनालिटी को समझ सकते हैं, और दूसरा है हम एक और दूसरे तरीके, शेप ऑफ हैंड एक और तरीके से देखते हैं, उसकी तरीके से भी हम टाइप ऑफ पर्सनालिटी को समझ सकते हैं। पर आज इस क्लास में हमारा एम रहेगा कि हम एलिमेंट वाइज पर्सनालिटीज को समझने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अगर किसी की पाम को देखते हैं, ये जो पाम है, अगर हम किसी की भी पाम को देखते हैं तो इसमें दो शेप पॉसिबल हैं, एक या तो स्क्वायर शेप होती है और एक या तो रेक्टेंगुलर शेप होती है। तो हम सब लोग सबसे पहले अपने हाथों को देखेंगे कि हमारी पाम की शेप स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। और जो लोग विंडोज नहीं खोलना चाहते, जो विंडोज के पीछे बैठे हुए हैं, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप अपने पाम की शेप को देखकर चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, या आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। तो जिन लोगों की स्क्वायर शेप की पाम होती है, तो किसकी पाम स्क्वायर शेप की है? आपकी स्मिता जी की स्क्वायर शेप है, आपकी कैसी है? आपकी रेक्टेंगल है। तो जिनकी भी स्क्वायर शेप की पाम होती है वो जनरली हॉरिजेंटली अपने आप को ऐसे हॉरिजॉन्टली जो है वो ऐसे इस तरीके से बढ़ाते हैं, यानी कि अपने काम को एक ही सब्जेक्ट में ना मास्टरी करके कई सारे सब्जेक्ट में मास्टरी करके अपने आप को, अपने कैरेक्टर को इस तरीके से स्प्रेड करते चले जाते हैं। वो एक चीज पर ही मास्टर नहीं करते, वो कई कई सारी चीजों पर मास्टर करते हैं। तो अभी सिर्फ एक स्मिता जी ने ही हाथ खड़ा किया था, तो उन्हीं से पूछते हैं कि ऐसा है क्या, आप एक चीज में मास्टरी ना करके आपने मल्टीपल चीजों में मास्टरी करी हो, मल्टीपल चीजें अपनी लाइफ में सीखी हुई हो? यस मैम। यस, वेरी गुड। तो चलिए, अच्छी बात है। इसी के अलावा जिन लोगों का पाम रेक्टेंगल होता है, तो हम में से किसका किसका रेक्टेंगल है? आपका है, सोनिया का है, चलिए अच्छी बात है। तो सोनिया जी, दिव्या जी का भी है। रेक्टेंगुलर पाम वाले जो लोग होते हैं, मे बी स्टार्टिंग में वो दो तीन चीजें ट्राई करें, पर एक चीज पर स्टिक होकर उसी को ही एक ही चीज में स्पेशलाइजेशन करते चले जाते हैं, ऊपर 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 ऊपर। दे बिलीव कि मुझे एक चीज जो मैंने पढ़नी शुरू कर दी है, अब मैं उसी चीज को आगे लेके जाऊंगी, एंड तक समझूंगी, इसकी डीप स्टडी करूंगी। ऐसा क्या आप लोगों ने देखा है अपनी पर्सनैलिटीज के साथ? ये तो बहुत यस मैम। जैसे फिलहाल आई एम वर्किंग हार्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी की, उसको बार बार वीडियोस देखना अब मुझे है कि वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो मास्टर करते हैं तो वो वर्टिकली अपने आप को बढ़ाते हैं, और जिनकी स्क्वायर पाम होती है वो जनरली अपने आप को हॉरिजॉन्टली बढ़ाते हैं। इसके अलावा जब हम अपनी पाम को स्टैब्लिश कर लेते हैं तो दूसरा चीज है कि हमें ये देखना है कि हमारी उंगलियां लंबी हैं या छोटी हैं। तो हमें कैसे डिसाइड करना है, प्लीज आप ध्यान से देखिए। मैं अपने आप को पेंट कर लेती हूँ जिससे आप सब लोग देख पाए। ये मेरा हाथ है, तो इस हाथ को आप देख रहे हो कि ये हाथ एक रेक्टेंगल शेप का हाथ, ठीक है, ये स्क्वायर पाम नहीं है, ये रेक्टेंगल शेप की पाम है। यहाँ से, जहां से मेरी ये फर्स्ट ब्रेसलेट की लाइन शुरू हो रही है, ध्यान से देखिए, यहाँ से, और जहां तक मेरी ये मिडिल फिंगर की लाइन शुरू हो रही है, यहाँ से यहाँ तक मैं इसको नापूंगी, और ये जो मेरी मिडिल वाली फिंगर है, इससे इसको मैं कंपेयर करूंगी, ठीक है। एक पेन लेते हैं, ये मैंने पेन यहाँ पर रखा, और यहाँ तक ही मेरी लाइन आ गई, ये लाइन मेरी यहाँ तक आ गई, तो ये मेरी पाम की शेप है। और अब मैं इस शेप को इससे यहाँ तक करती हूँ, तो मेरी फिंगर छोटी है इस पाम से, यहाँ तक मेरी रेड तक आ रही थी, तो ये मेरी फिंगर छोटी है।
तो अगर आपके पाम के कंपैरिजन में आपकी मिडिल फिंगर अगर छोटी हो जाती है तो हम इसे फायर हैंड कहते हैं। इसे हम फायर हैंड कहते हैं। तो आप में से सब लोग देखें आप में से किसके किसके फायर हैंड है। अपने फायर हैंड जिनके भी हैं वो प्लीज रेज हैंड रेज करें, तो हम उनकी क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे और फिर देखेंगे कि किसका किसका हाथ फायर हैंड है। लेकिन स्मिता जी, आपने बोला आपका रेक्टेंगल हैंड नहीं है, आपका स्क्वेयर हैंड है, तो फायर हैंड आपका नहीं हो सकता। रेक्टेंगल हैंड और स्मॉल फिंगर्स इज फायर हैंड, तो आप दूसरे कैटेगरी में जाते हैं। तो यस, दिव्या जी ने बोला कि उनका फायर हैंड है, और विद्या जी ने भी बोला कि उनका फायर हैंड है। तो फायर हैंड कैसे आपको चेक करना है कि आपकी ये जो ब्रेसलेट है यहाँ से लेंथ शुरू होकर मिडिल फिंगर के यहाँ तक ये जितनी लंबाई आई है, इस लंबाई को हमें इसके साथ कंपेयर करना है। अगर हमारी इस लंबाई के 95% तक हमारी मिडिल फिंगर है तो ये लॉन्ग फिंगर है, और अगर 95% से कम है तो ये हमारी स्मॉल फिंगर। इज दैट क्लियर? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि कैसे मुझे चेक करना है? तो ये फायर हैंड हो गया। दूसरा ही जिसकी रेक्टेंगल, तो फायर हैंड वाले हमारे दो लोग हैं। मैं अभी और टाइप ऑफ हैंड, आप अपनी हैंड डाउन कर लीजिए, बाकी टाइप वाले को भी देख लेते हैं। दूसरा टाइप होता है जिसकी रेक्टेंगुलर पाम है और ये फिंगर्स जो है ये लंबे हैं, यानी कि इसके 95% तक हैं, तो इन्हें हम वाटर हैंड कहते हैं। यानी कि लॉन्ग पाम हो गई और लॉन्ग ही फिंगर हो गई। तो हम में से कोई वाटर हैंड वाला है? इफ एनीबडी, आप में से कोई वाटर हैंड वाला है? चलिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। जिसकी स्क्वायर पाम होती है, स्क्वायर पाम हो जिसकी, और ये फिंगर लंबी हो, जो हमें मेजरमेंट इसी तरीके से करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक। तो अगर आपकी स्क्वायर पाम है और लॉन्ग फिंगर्स हैं तो आप एयर हैंड की कैटेगरी में आते हैं। तो आपने बताया था स्मिता जी आपका स्क्वायर पाम है, तो आपकी कौन सी फिंगर्स छोटी हैं या बड़ी हैं? आप समझ नहीं पा रहे हैं, चलिए। हाँ नहीं बस वही है। आपकी तो रेक्टेंगुलर पाम है, पाम तो आपकी रेक्टेंगुलर है, और स्मॉल फिंगर्स आपका तो बिल्कुल क्लियर कट फायर हैंड लग रहा है हमें, फायर हैंड ही दिख रहा है मैम। है ना? देखिए दूसरा हाँ शेड हाँ। आ गया, तो फायर हैंड ही है। और अगर मान लीजिए आपकी पाम भी छोटी हो और आपकी उंगलियां भी छोटी हो, तो ऐसे लोग अर्धी हैंड होते हैं। तो हमने 4 कैटेगरी ऑफ हैंड्स इस वक्त सीखे। हम इन 4 कैटेगरी हैंड, हर एक कैटेगरी जो ऑफ हैंड है वो एक अलग तरीके से बिहेव करता है, उसकी एक बेसिक नेचर होती है। सी एक बेसिक नेचर के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस नेचर में अगर थोड़ी भी फ्लेक्सिबिलिटी है तो उसका कारण उसके माउंट होंगे, उसकी फिंगर्स होंगी, उसकी लाइंस होंगी। तो हम मान के चलते हैं कि बेसिक करेक्टर का लगभग 60% हमारे जो ट्रेड्स हैं, 50 से लेके 60% जो ट्रेट हैं वो हमारे एलिमेंट वाइज जो हैंड है उनके साथ इनको मैच करना चाहिए। तो सबसे पहले फायर हैंड के बारे में ही बात करते हैं। फायर हैंड जिसकी भी होती है, ऐसे लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मतलब बहुत इंफॉर्मेटिव, उनके पास बहुत इंफॉर्मेशन होती है। दे आर वेरी ईगर टू नो ईच एंड एवरीथिंग, उन्हें बहुत बहुत चीजें जानने की आदत होती है, टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। वैसे अगर मैं एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट बोल रही हूँ, आजकल के जमाने में अगर हम देखते हैं तो ज्यादातर लोगों के हाथ जो हैं वो फायर हैंड की कैटेगरी में आते हैं। ज्यादातर जो टीन एज यंगस्टर्स बच्चे हैं उनके हैंड जो फायर हैंड की कैटेगरी में आ रहे हैं, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है पिछले दिनों जो मैंने हाथ देखा है। ऐसे लोग जो होते हैं किसी भी चीज के बारे में इमीडिएट रिएक्शन देते हैं, बिल्कुल सोचते नहीं है, तुरंत रिएक्शन देने के लिए आतुर हो जाते हैं, एकदम जो क्वेश्चन किसी ने पूछा तो जवाब देना ही देना है, उस टाइप के लोग होते हैं। ऐसे लोगों को फायर हैंड वालों के देखा जाता है उनके मूड वेरिएशंस बहुत ज्यादा होते हैं। एकदम से खुश हो जाते हैं, एकदम से नाराज हो जाते हैं, एकदम से बारिश को एंजॉय करने लगते हैं, एकदम से सैड सॉन्ग सुनने लगते हैं, कभी एकदम से मूवी देखने लगते हैं, मूवी देखते हैं तो उसमें इंडल्ज हो जाते हैं, गाना सुनते हैं तो उसमें इंडल्ज हो जाते हैं। इस तरह से देखा जाता है। और फायर हैंड वालों की स्ट्रेंथ होती है दे आर मल्टीटास्कर्स। वो मल्टीटास्क करने में बिलीव करते हैं, वो मल्टीटास्क करते हैं। इसके अलावा उनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, यानी कि लोगों के साथ उनका जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपको पीआर के लिए कोई पर्सन चाहिए, सेल्स और मार्केटिंग के लिए कोई पर्सन चाहिए, तो आप क्या बोलते हैं, फायर हैंड वाले बंदे को सिलेक्ट कर सकती हैं। बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं, उनको इंट्यूशन पावर जनरली होती है, वैसे तो हम सबके पास ही इंट्यूशन पावर होती है, पर ऐसा करना चाहिए कि वो अपनी इंट्यूशन पावर से मोर अवेयर होते हैं।
इसके अलावा इम्पल्सिव नेचर होता है उन लोगों का, क्योंकि मैंने बोला जल्दी से जवाब देना होता है, जल्दी क्विकली उनको उनकी लाइफ में थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी का ऑप्शन रहता है। और मैक्रो मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि ऊपरी रूप से चीजों की प्लानिंग करते हैं, बहुत डिटेलिंग में वो नहीं जाते। ऐसे लोग जो मल्टीटास्कर हैं, इम्पल्सिव हैं, जल्दी जल्दी जवाब देना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ ऐसा भी देखा जाता है कि वो बहुत जल्दी किसी काम को करते करते बोर हो जाते हैं, इसीलिए थोड़े दिन तक एक चीज करते हैं, फिर वो छोड़ के कुछ और करने लगते हैं। अब कुछ और नया ट्राई किया जाए, अब कभी और नया ट्राई किया जाए। मैं फायर हैंड आजकल के जमाने के हैंड इसलिए भी कहती हूँ कि हम लोग आजकल रील देखते हैं, एवरी 3 सेकेंड रील्स स्वाइप, अरे अच्छी नहीं लग रही वापस, अरे अच्छी नहीं लग रही है वापस, आगे 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 आगे, ऐसा ऐसा हम बढ़ते जाते हैं। सो हम में से जिसका भी फायर हैंड है, वो इसमें से कौन कौन सी क्वालिटीज उनको लगता है कि उनके कैरेक्टर के साथ मैच कर रही हैं? एनीबडी वांट्स टू टेल? और जो ब्लैक विंडोज हैं, अगर वो भी अपने बारे में बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, थोड़ा सा इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे तो हमें बात करने में भी अच्छा लगेगा। हम में से किसी का फायर हैंड है? ये सभी स्मिता जी का ही दिखा था, वैसे आपका भी है सोनिया। मैम सो सभी आई, मैच करते हैं, सभी सभी। मैच करते हो, यस वेरी मैम, गुड। जैसे अभी एज के साथ थोड़ी मेच्योरिटी आ गई है, तो अब ये तो लगता है कि चलो एक चीज कर लो पहले। बट ऑन दी अदर हैंड मुझे ये भी वेट था कि कुछ और भी स्टार्ट हो जाए, तो एक इंटरेक्शन बनेगी क्लास में, कुछ और नॉलेज गेन हो जाएगी। तो इट इज लाइक दिस कि दूसरा काम भी मैं साथ में करना चाहती हूँ। सारा ही मैच कर रहा है मल्टीटास्कर, मेरा तो। नहीं मल्टीटास्कर तो आप हो ही, मैं जितना आपको जानती हूँ आप मल्टीटास्कर। मैंने आपको वो स्टेज से देखा है जब आप अपने छोटे से बिगू डॉटर को ऐसे गोदी में लेकर पढ़ाइयाँ कर रहे होते थे। सो बड़ा हमारे लिए एनकरेजिंग था वो सीन भी। तो यस, मल्टीटास्कर तो हो ही, कि छोटे बच्चे को खाना भी खिलाते जा रहे हो, सुनते भी जा रहे हो, नोट्स भी बनाते जा रहे हो, तो यस आई कैन सी दैट। तो मल्टीटास्कर तो वो लोग होते ही हैं। ठीक है, फायर थैंक यू। हैंड वाले लोगों की ये बेसिक बेसिक क्वालिटीज होती हैं। जनरली आप देखेंगे जिनके भी फायर हैंड है, वो इस इन तरह की नेचर, उनमें कम से कम 50 से 60% ट्रेड्स तो उनके मैच हो जाते हैं। जब हम वाटर हैंड के बारे में बात करते हैं, वाटर हैंड को मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि आपकी पाम जो है वो रेक्टेंगल होगी, एट द सेम टाइम आपकी फिंगर्स भी लंबी लंबी होंगी। सो वाटर हैंड से व्हाट आई मीन बाय वाटर, से जब भी हम पानी को देखते हैं, पानी को हम जिस भी वेसल में डालते हैं वो उसी का शेप ले लेता है। तो वाटर हैंड को समझने के लिए एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि वो जिसके साथ रहते हैं उसी के साथ मिक्स हो जाते हैं। यानी कि वो बहुत ही एडजस्टेबल टाइप ऑफ पर्सनालिटीज होती हैं। उनके अंदर क्योंकि वाटर एलिमेंट है तो उनके अंदर फीलिंग बहुत ज्यादा होती है। एंटरटेनिंग, आपको बहुत एंटरटेन करते हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा होता है। आप में अगर आपका नहीं भी है तो आज के बाद आप ये इनके फीचर्स नोट कर लीजिए, और आपके घर में जो लोग हैं सबके हाथों को देखिए और देखिए उनकी पर्सनालिटी में ये कितना कितना सूट करता है। तो वाटर है तो फीलिंग है, इस तो इमोशंस भी बहुत ज्यादा उनके साथ होते हैं। अगर फीलिंग है, इमोशन है, तो ऐसे लोग क्रिएटिव भी बहुत ज्यादा होते हैं, नर्चरिंग बहुत होते हैं, सपोर्टिंग बहुत होते हैं, आपके पीछे हर वक्त खड़े रहते हैं, जिससे जिससे हाँ बोल दिया उसके साथ साथ वो चलते रहते हैं। ऐसे लोग बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप के होते हैं, ट्रेडिशनल जो उनकी वैल्यूज हैं उनको बहुत जल्दी वो नहीं छूटते। वैसे तो देखा जाए तो हम कहते हैं कि अर्दी पीपल जो होते हैं वो बहुत रूल्स को फॉलो करते हैं, पर रूल्स को फॉलो करना और ट्रेडिशन को फॉलो करना तो अलग अलग चीजें हैं। जब हमारे वाटर हैंड की बात आती है तो ऐसे लोग ट्रेडिशंस को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, बहुत रिलीजियस होते हैं। अगर उन्होंने बचपन से पूजा की तो जल्दी से वो अपने रिलीजन को नहीं बदलना चाहते, जल्दी जल्दी से वो अपनी रिलीजियस वैल्यूज को चेंज नहीं करना चाहते, जो वो फॉलो करते आ रहे हैं वो उसी को करते रहते हैं। अब वाटर हैंड है तो वाटर हैंड में एक एडिशनल फेमिनिन क्वालिटीज आ ही जाती हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये लोग बहुत अडेप्टेबल होते हैं, जैसा मैंने अभी आपसे कहा है, कल्चर्ड होते हैं बहुत ज्यादा, बहुत लोगों की इज्जत करते हैं। कल्चर होने का क्या मतलब है, वी ऑल अंडरस्टैंड, तो दे जनरली वेरी कल्चर्ड पीपल। पर इतनी ज्यादा इमोशंस, इतनी ज्यादा वाटर क्वालिटीज होने के बाद कई बार ऐसे देखा जाता है कि जो वाटर पर्सनालिटी है उनकी को डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि वो जेल हो जाते हैं, लोगों को फॉलो करने में बिलीव करते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। तो कई बार ऐसे देखा जाता है कि अपना से नहीं रह पाता उनका, है ना, तो को डिपेंडेंसी उनकी बहुत बन जाती है। किसी भी अगर उनके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डिसीजन है, तो उस डिसीजन को लेने में उनको दूसरों का मुंह देखना पड़ता है, दूसरों की एक्सेप्टेंस की वो वेट करते हैं अपना कोई डिसीजन लेने के लिए। तो ऐसा आप देख सकते हो। इसी तरीके से वाटर पर्सनालिटीज की एक ये नेगेटिव क्वालिटी
है या पॉजिटिव मुझे नहीं पता, आजकल के सिनेरियो में तो ये एक्चुअली पॉजिटिव है, पर अगर हम ट्रेडिशनल वे में देखें तो ये नेगेटिव है। दे आर वेरी मच अटेंशन सीकर्स, वो चाहते हैं कि सबका ध्यान उनके ऊपर है, छोटी छोटी बातों पर रोक देना या ओवर क्या बोलते हैं ओवर बिहेव करना या ओवर रिएक्ट करना किसी चीज के ऊपर, ऐसा आप देखते हैं कि वाटर पर्सनालिटीज ऐसे होते हैं। और जनरली वाटर पर्सनालिटीज जो होती हैं वो फॉलोअर्स होते हैं, लीडर्स नहीं होते, वो लीडर्स नहीं होते, जनरली फॉलोअर्स होते हैं। वो बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, बहुत अच्छे फॉलोअर्स होते हैं, किसी गुरु को किसी डेटी को मानते हैं, पूरी शिद्दत के साथ मानते हैं, अपना होता है ना तन मन धन समर्पित कर दे के करके जो फॉलोअर्स बनते हैं, वैसे वाले फॉलोअर्स में ये वाटर हैंड पर्सनालिटीज आती हैं। तो हम में से किसी में किसी का वाटर हैंड है, अगर सुविंदर जी, मानसी गुप्ता, विश्वजीत जी, कुंदन, प्रमोद जी, मंजू, विभा कुमारी, कविता, यस बोलिए विद्या जी, व्हाट यू वांट टू से। मेरा ऐसा आपने जो बताया ना, वैसा मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा काम कैसा है। पर आप जो क्वालिटीज बता रहे हैं वो मेरे में है। है आपके में है, तो आपका हाथ कैसा है आप नहीं समझ पा रही हैं, तो स्क्रीन पर दिखाइए, हम सब लोग मिलकर देखते हैं आपका हाथ, समझने की कोशिश करते हैं। जी। चलिए सब लोग देखिए, बताइए कैसा हाथ है इनका, पिन करते हैं ये फायर। मैम फायरी फायर। लग रहा है, स्मॉल फिंगर्स एंड लॉन्ग पाम। फिर से दिखाइए विद्या जी, फिर से, मैं आपको पिन नहीं कर पाई थी। हाँ, आप देखिए, अब आप देखिए आपका हाथ जो है, राइट दिखाई, दिखाने का कि लेफ्ट? जो आपका वर्किंग हैंड है, आपने अगर कल की क्लास अटेंड करी थी तो आपके वर्किंग हैंड को ये हमने मैंने देखा। कल की नहीं करी थी, मैं थोड़ा गैस। आप अपना ये हाथ ना ऐसे करके दिखाइए, थोड़ा ऐसे करके दिखाइए, क्योंकि आप ऐसे कर रही हैं तो फायर हैंड ही लग रहा है, लेकिन देखिए कौन ये सा दिखा? काफी काफी हद तक ये वाटर हैंड की कैटेगरी में जाता है। देखिए अगर आप लोगों को कर्सर मेरा दिखाई दे रहा है, तो ये कर्सर यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक, मैं अंदाजा ही लगा रही हूँ केवल, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये जो मिडिल फिंगर है ये लगभग उनके पाम के बराबर आ रही है, तो ये वाटर हैंड की कैटेगरी हो सकती है, हो सकती है। अभी तो इतना ही समझ में आ रहा है, बाकी अगर जब हम क्लास में होते हैं तो हम आपके हाथ की फोटो खींच के फिर हम क्या बोलते हैं देखते हैं, तो हम करेक्ट बता पाते हैं। तो ये लग रहा है आपका हाथ कि आपका हाथ वाटर कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। और अगर आपने कल की क्लास नहीं अटेंड करी थी तो सॉरी फॉर दैट, पर अगर कल की क्लास आपने अटेंड करी होती तो आप ये क्वेश्चन नहीं पूछते कि आपको कौन सा हाथ अपना दिखाना है। पर आपका, अब आप अपना हाथ नीचे कर लें और आप वाटर हैंड की कैटेगरी में शायद आ रहे हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। तो ये दो पर्सनालिटीज जानने के बाद हम तीसरी पर्सनालिटी जानते हैं जिसकी पाम स्क्वायर होती है। पाम स्क्वायर हम जो होना आप आराम से पहचान सकते हैं, जिसकी चारों तरफ लगभग बराबर हो, 100% नहीं हो सकती है, पर ये चारों तरफ ये दोनों और ये दोनों लगभग बराबर हो। हमें स्क्वायर की परमिशन जो स्क्वायर पाम क्या होता है, ये स्क्वायर शेप क्या होती है हम सबको पता है। स्क्वेयर पाम जब भी होती है और उसके साथ अगर लॉन्ग फिंगर्स होती हैं, अगेन लॉन्ग फिंगर्स का वही हम इसके कंपैरेटिवली इसको कंपेयर करते हैं। अगर आपकी स्क्वेयर पाम है और लॉन्ग फिंगर्स है तो आप एयर हैंड की कैटेगरी में आते हैं। एयर हैंड की कैटेगरी में जब आप आते हैं तो एयरी पर्सन जो होता है, देखा जाता है कि वो बड़ा इन्वेस्टिगेटिंग टाइप ऑफ पर्सनालिटी होता है, उसे बाल की खाल निकालना बहुत पसंद होता है, उसे हर चीज की वाई 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 जानना बहुत जरूर पसंद होता है। तो ऐसे लोग जो हैं जो क्या बोलते हैं माइक्रो मैनेजमेंट में बिलीव करते हैं, छोटी सी छोटी डिटेलिंग पर ध्यान देते हैं। तो अगर किसी को ऐसे डिटेक्टिव टाइप ऑफ काम करना है, जिनका फायर हैंड है, दे आर फिट फॉर दैट। सीए हैं, फैक्ट फाइंडिंग जो होते हैं ना कि कहाँ पर लूप है, कहाँ पर ऑडिट्स हैं, इस तरीके की चीजों में ये सुपरविजन के काम है, उसके लिए इस तरीके के लोग बड़े सूटेबल टाइप के रहते हैं। तो बड़े इन्वेस्टिगेटिंग टाइप ऑफ पीपल होते हैं, बड़ी ही क्वालिटी पर बहुत बिलीव करते हैं, क्वांटिटी से ज्यादा दे बिलीव इन क्वालिटी। तभी ये थोड़ा माइक्रो मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं, छोटी से छोटी डिटेलिंग पर काम करते हैं। अब जो इतनी छोटी छोटी डिटेलिंग पर काम करेगा तो उसके नेचर में पेशेंस एक एडेड
थिंग होगी ही होगी, एक एडेड एडजेक्टिव होगा ही होगा। तो आप ये देखेंगे बड़े ही सेटल थॉट्स के होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि कभी इधर सोचा कभी उधर सोचा। जैसे मैंने अभी आपको एक फायर हैंड का पर्सन के बारे में बताया कि कभी ये कभी वो, ऐसा नहीं है। पर हाँ, बहुत ही ध्यान से एक ही चीज पर रुक जाते हैं और लंबे समय तक सोच विचार कर उसके लिए काम करते हैं। फैक्ट फाइंडिंग जो है इनकी पर्सनालिटी होती है, तो बहुत ज्यादा इस पर चीज पर ध्यान देते हैं। और फायर हैंड की एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं। तो इनके डिसीजन में, हर एक डिसीजन में फैमिली फर्स्ट होती है। ऐसा नहीं है कि वाटर हैंड वाले इमोशनल हैं तो उनके भी इमोशनल डिसीजंस होते हैं, पर एक फैमिली फर्स्ट, फैमिली को प्रायोरिटी देकर डिसीजन लेने वाला ये पर्सन होता है। पर आप ये देखें, इनकी जो इतनी फैक्ट फाइंडिंग या माइक्रो मैनेजमेंट होने की वजह से आप देखेंगे इनके कामों में डीले होता है। ऑब्वियसली इतना ज्यादा माइन्यूट डिटेल्स के साथ आप काम करेंगे तो काम में डिले होगा। हमारे घर में 2 बच्चे हैं सेम एज के। एक बच्चा जो है वो इतनी, अगर आप उसे अभी थोड़े दिनों पहले हमारे घर में गर्मी की छुट्टियों में बच्चे इकट्ठे हुए तो सब बच्चों ने एक पेंटिंग बनाई टाइम पास करने के लिए। सब बच्चे एक ही पेंटिंग को सब बच्चे अपने अपने कैनवस पे बना रहे थे। एक बच्चे ने आधे घंटे में वो पेंटिंग पूरी कर ली, एक ने 45 मिनट्स में पूरी कर ली, और एक मेरी डॉटर की कजिन है, वो उसने उस पेंटिंग को पूरा करने में 1.5 से 2.25 घंटे लगाए। बट द काइंड ऑफ पेंटिंग जो तीनों बच्चों ने सेम पेंटिंग बनाई थी, उसकी पेंटिंग अलग से बोल रही थी कि इसमें एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेलिंग का ध्यान रखा गया था। तो ऑब्वियसली अगर आप इतना डिटेलिंग के साथ काम करोगे तो समहाउ आपके काम में डिले होगा ही होगा। आपकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर आज के जमाने में प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो प्रोडक्शन उनका थोड़ा डिले होगा, पर ये मास्टरपीस आप बनाओगे, बहुत अच्छा बनाओगे। एट द सेम टाइम इनकी पर्सनालिटी का एक नेगेटिव फीचर ये भी है कि ये लोगों पर शक बहुत करते हैं, है ना। इनकी सस्पिशियस पर्सनालिटी होती है, ऐसा आप देख सकते हो। ये हुआ हमारा एयर हैंड। अब एयर हैंड के बाद हम बात करते हैं अर्दी हैंड। अर्दी हैंड वो होता है जिसकी पाम भी स्क्वायर हो और फिंगर्स भी छोटी हो। ऐसे लोग हमारे अर्दी हैंड की कैटेगरी में आते हैं। अर्दी हैंड जो लोग होते हैं, जैसे कि आप अर्थ एज अ एलिमेंट को समझ ही सकते हो, डाउन टू अर्थ हमेशा हम कहते हैं। ऐसे लोग बड़े रॉ टाइप के होते हैं, सुपर हार्ड वर्क, उनसे कितना भी हार्ड वर्क करा लो, उनका माइंडसेट हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड माइंडसेट होता है। मतलब ये होगा पहले, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। वो लाइंस को ऐसे ब्रेक नहीं करते। बहुत लॉयल टाइप के लोग होते हैं। और ये लोग भी फैमिली ओरिएंटेड पीपल होते हैं, पर अपने रूट्स को नहीं छोड़ते। मतलब फैमिली ओरिएंटेड होने का दोनों मतलब, अब एयर हैंड में मैंने बोला कि उनके लिए फैमिली फर्स्ट आती है, तो वो जहां जाते हैं अपनी फैमिली को साथ लेके चले जाते हैं। पर जो अर्दी पीपल होते हैं वो अपने रूट्स को कभी नहीं छोड़ते। अगर आप अर्दी पीपल लोगों को देखोगे तो वो आज भी अपने गांव से उनका कनेक्शन होगा। वो सालों से किसी दूसरे शहर में रह रहे होंगे, पर फिर भी गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव जाते होंगे, गांव के लोगों क्या अपना घर मेंटेन किया होगा। इस तरीके से वो अपने रूट्स को नहीं छोड़ते। अब जस्ट मैंने गांव का एग्जांपल लिया बिकॉज वी बिलोंग्स टू विलेज लाइक दैट, तो मैंने उसका एग्जांपल लिया। पर समहाउ जहां पर आप सेटल्ड हो, जहां पर आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आप वहां से हमेशा एसोसिएटेड रहते हो, ऐसा ये देखा जाता है। ऐसे लोग जो अर्दी पीपल होते हैं बहुत 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 रिलायबल होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं पीपल। और ये रूटीन वर्क पे मास्टर करते हैं बिल्कुल। मैनेजमेंट अगर आपको रूटीन वर्क करवाना है ना, इस काम में ये बिल्कुल सुपर मास्टर होते हैं। तो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो मैनेजरियल वर्क है उन सब चीजों के लिए बहुत अप्रोप्रिएट पर्सन होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत रिजिलियंट भी होते हैं। अपने डिसीजन लेने के बाद ये जल्दी से अपने डिसीजंस को चेंज नहीं करते हैं। तो जिन लोगों को थोड़ा विजुअल से समझ आता है उनको मैं एक पीपीटी दिखा देती हूँ जिसमें आप टाइप ऑफ हैंड को समझ सकते हैं। तो जो सबसे पहला वाला हाथ है, स्क्रीन शेयर हो गई है ना। यस मैम। तो देखिए जो सबसे पहला वाला हाथ है, आप इसको आराम से समझ सकते हो, ये एक स्क्वायर पाम है और इसकी फिंगर्स भी छोटी हैं, तो ये अर्दी हैंड। ठीक है। अब ये दूसरा हाथ आप देखो, यहां से और यहां तक ये एक कौन सा हाथ दिख रहा है आपको, रेक्टेंगुलर पाम दिख रहा है। और इसकी फिंगर्स यहां से लेकर यहां और यहां से यहां तक नापते हैं तो लंबी फिंगर है, तो ये एक वाटर हैंड। वैसे नीचे लिखा भी हुआ है
पर अगर आप एक बार ध्यान से समझेंगे तो आप समझ भी पाएंगे। अगेन जो ये तीसरा हाथ है ये एक स्क्वेयर पाम है और इसकी फिंगर्स लंबी हैं, तो ये एक एयर हैंड है, और जो लास्ट में है लंबी पाम है, छोटी फिंगर्स है, और ये फायर है। ठीक है, तो मैंने इसमें देखा था, रखा था। आप ये देखिए आदित्य योगी नाथ जी का हाथ जो है अर्धी हैंड। ठीक है, इसी तरीके से केट मिडिल्टन का हाथ जो है कौन सा हाथ है? एनीबडी? मैम फायरी। अर्धी लग अर्धी किसने बोला? थी ध्यान विद्या। से देखिए कौन सा हाथ है ये। मैम फायरी है। करंट। क्या क्या? फिर से बोले, फिर से बोले, वन बाय वन बोले। वाटर नहीं लग रहा। देखिए ये पाम है, रेक्टेंगुलर पाम हो गई, वाटर और वाटर वाटर। वाटर Yes, वाटर मेरे ये वाटर सही है। हैंड है। ठीक है ना, वाटर हैंड, बिल्कुल सही, आप लोगों ने सही समझा, ये वाटर हैंड। तो ये इस तरीके से हमने 4 हैंड पढ़े। ये जो हमने बेसिक कैरेक्टर्स पढ़े हैं, इसके अलावा भी हम जब इन 4 बेसिक कैरेक्टर्स के अलावा भी इन हाथों से हम और भी बहुत कुछ जान सकते हैं, जो कि हम क्लास में थोड़े दिनों बाद पढ़ेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। अब हम ये जो टाइप्स ऑफ हैंड हैं, जब हम क्लास में आगे थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, जब हम फिंगरप्रिंट्स के बारे में भी पढ़ लेंगे, तब हम फिंगरप्रिंट्स के साथ इन टाइप्स ऑफ हैंड को कंबाइन करेंगे और फिर देखेंगे कि ये किस तरह का पर्सनालिटी बन रही है। उस पर्सनालिटी के हिसाब से हम बताएंगे कि इस पर्सन को किस एरिया पर काम करना चाहिए, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, क्या इसकी वीकनेस है, या किस कौन सा इसके लिए करियर सुटेबल होगा, ये कैसा पेरेंट होगा, इसको मैनेजरियल जॉब करनी है, सुपरवाइजर जॉब करनी है, फॉलोअर है या लीडर है, किस तरीके के काम के लिए सुटेबल है, वर्क वैल्यूज इसकी क्या है, पेरेंटिंग स्टाइल इसका क्या है, डिसीजन मेकिंग ये पर्सन इमोशनल करेगा, प्रैक्टिकल करेगा, इंट्यूटिव करेगा या डेटाबेस करेगा। इस तरीके से हम इस सारे हाथों को और फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन हमें उसके लिए अपने फिंगरप्रिंट्स को अभी और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो आज क्योंकि हम सिर्फ सेकेंड क्लास में हैं, अगर मैं फिंगरप्रिंट्स को इंट्रोड्यूस करूंगी तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा मामला हो जाएगा, इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर आगे चलेंगे, तो इससे हम समझ पाएंगे हम हाथों की पर्सनालिटी को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो इसके साथ इसमें हम और भी बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि हम इस हैंड टाइप से क्या क्या और समझ पाए, यहाँ तक कि हम कंपैटिबिलिटी भी निकालने की कोशिश करेंगे कि कैसे हैंड टाइप की कैसे हैंड टाइप के साथ कंपैटिबिलिटी बैठेगी। तो हमें हेल्प करेगा, मैच मेकिंग में भी ये चीज हमें हेल्प करती है। लोगों को अभी तक ये बिलीव नहीं होता है कि पामिस्ट्री को कभी मैच मेकिंग में कोई नहीं यूज करवाता है। अभी तक तो लोग गुड़ ही मिलवाते थे, पत्रियां मिलवाते थे। अभी थोड़े से लोग प्रोग्रेसिव हुए हैं, तो उन्होंने क्या बोलते हैं, अपने नंबर्स भी कंपैटिबल नंबर्स मिलवाना शुरू कर दिया। फिर थोड़े से एकदम नई एक थिन लेयर अभी स्टार्ट हुई है, जो अपने जो लोग हैंड राइटिंग से अभी अवेयर हैं, वो अपनी हैंड राइटिंग के थ्रू भी कंपैटिबिलिटी देखते हैं। पर पामिस्ट्री से भी हम कंपैटिबिलिटी बहुत हद तक देख सकते हैं और काफी अच्छे तरीके से हम कंपैटिबिलिटी को समझ सकते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, हम थिंकिंग स्टाइल समझेंगे, हमें प्रोग्रेस करने के लिए कैसे क्या बोलते हैं, कैसे डिसीजन लेने चाहिए, उन सब के बारे में भी हम फर्दर पढ़ेंगे। इसी बेस पर पढ़ेंगे, टाइप ऑफ हैंड के बारे में ही पढ़ेंगे, पर उसको पढ़ने से पहले हम पहले इसमें हैंड प्रिंट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, पर वो लेटर इन द क्लास होगा, आगे की आने वाली क्लासेस में होगा। अभी हमने 4 तरीके के हाथ पढ़े, पर आप जब रियल लाइफ में हैंड्स देखोगे तो कुछ हैंड्स आपके सामने ऐसे आएंगे जो आपके लिए मुश्किल होगा फाइंड आउट करना कि ये इन चारों कैटेगरीज में से किस हैंड की कैटेगरी में पढ़ रहे हैं। तो फिर वो
मिक्स्ड हैंड की कैटेगरी में आते हैं। मिक्स्ड हैंड को पढ़ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि हमें एक्चुअली समझ में नहीं आता कि उसमें कौन सी क्वालिटी प्रिवेल करेगी। अगर मिक्स्ड हैंड किसी का हमारे सामने आ जाता है तो हमें उसके माउंट्स और लाइन को मिलाकर हम उस मिक्स्ड हैंड को पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर अगेन चीजों को इनिशियल स्टेज पर इतना कॉम्प्लेक्स ना करते हुए अभी मिक्स्ड हैंड को हम अभी साइड में रखते हैं। आज आप लोग घर जाइए, पूरा घर में जब ये क्लास खत्म हो जाएगी सबके हाथ देखिए, सबके हैंड टाइप डिसाइड करिए और देखिए उनसे ये कैरेक्टरिस्टिक्स उनके साथ मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, दिस वाज द टॉपिक ऑन हैंड टाइप। तो हम में से बहुत सारे लोग अभी बोल ही नहीं रहे हैं तो हमें पता ही नहीं है कि उनका हैंड टाइप कैसा है, और 2-3 जो विंडो खुली है उनके हाथ हमने देख लिए हैं। अगर आप लोग चाहें तो हम आपके हाथ को डिस्कस कर सकते हैं। क्लास में जनरली हम ऐसे ही करते हैं कि हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, फिर सबके हाथों को देखते हैं, उनके हाथों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि उनका किस टाइप का है, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े हैं क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स उनके साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इनिशियल स्टेज पर अगर कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करते चले जाते हैं तो अपने सब्जेक्ट को पढ़ने में हमें मजा आने लगता है, हमें समझ में आने लगता है कि भाई जो हमने आज ही पहली चीज सीखी है वही ये लोगों पर लागू हो रही है, और जितने हाथ आप देखोगे उतना ज्यादा आप अच्छा सीख पाओगे, अच्छा याद रखो। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक जो है जिसको मैं आज की क्लास में लेना चाहती हूँ वो टॉपिक है माउंट्स के बारे में। तो माउंट्स के बारे में अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता है तो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं माउंट की फोटो निकाल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। चलिए, माउंट से पहले ये एक पिक्चर आ गई है, ये हैंड सैंपल है। ये 3 ट्रिपलेट्स हैं, बच्चे हैं, ट्रिपलेट्स हैं, एक ही समय पर पैदा हुए हैं। पर आप ध्यान से देखिए इन तीनों के जो हैंड शेप्स हैं कितने डिफरेंट हैं। जबकि ये बच्चे भी 7 साल से छोटे हैं, अभी ये 7 साल के नहीं हुए हैं, पर भी अगर आप इनके हैंड शेप को देखिए और ट्राई टू आइडेंटिफाई, जो सबसे पहला वाला हाथ है वो कौन से हाथ की कैटेगरी में आ रहा है? रेक्टेंगल Rectangle. पाम है और लंबी फिंगर है, Water. वाटर हैंड है। वेरी गुड। एंड जो सेकेंड हैंड है वो किस कैटेगरी में आ रहा है? रेक्टेंगल पाम है और छोटी फिंगर्स हैं, Air, तो ये air. फायर हैंड, Sorry, फायर, fire, fire. ठीक है। Yeah. और जो तीसरा है वो स्क्वेयर Square. पाम है और लॉन्ग फिंगर्स हैं। स्क्वेयर पाम और लॉन्ग फिंगर्स Air. एयर हैंड। तो आप ये देखिए 3 बच्चे हैं, तीनों की क्वालिटी कितनी डिफरेंट हो गई, चीजों को कैसे परसीव करेंगे, एक पर्टिकुलर डिसीजन पर कैसे कैसे डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे। सो ये जस्ट, चलिए अच्छा हुआ पिक्चर मिल गई, हम आपको पहले ही इस पिक्चर को दिखाना चाहते थे। खैर, अब हम माउंट्स के बारे में बात करते हैं। एक और पिक्चर यहाँ पर मेरे ख्याल से शेयर हो चुकी है। सो जैसे आप देखते हैं हमने 9 प्लैनेट्स के बारे में सुना है। अगर आप अभी ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 9 नहीं 7 प्लैनेट हमें भी दिखाई दे रहे हैं, और राहु और केतु इसमें मिसिंग है। पर हम हाथ को जब देखते हैं तो उसमें राहु और केतु भी देखे जाते हैं, और ये माउंट्स की प्लेसमेंट है। ये आपको मैंने एक पिक्चर दिखा दी है, अब मैं आपको अपने हाथ पर एक एक माउंट के बारे में बताऊंगी। सो माउंट के बारे में कुछ बेसिक चीजें हम लोगों को सबसे पहले समझ लेनी चाहिए। जो माउंट है, जो सबसे ज्यादा एक्टिव माउंट है, वो हमें किसी की पर्सनालिटी को समझने में एक और भी बहुत ज्यादा तरीके से हेल्प करता है। क्योंकि जो भी प्लैनेट सबसे ज्यादा एक्टिव होता है उसके कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स आपके बिहेवियर में आ जाते हैं। ये पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या बोलते हैं, बिल्कुल परमानेंट नहीं होते हैं, पर जब तक वो माउंट उतना एक्टिव रहता है तब तक उस पर्सन के हाथ पर वो पर्सनालिटी ट्रेट्स दिखाई देते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि एक समय पर किसी का एक ही माउंट सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे, एक समय पर एक से ज्यादा माउंट भी प्रोमिनेंट दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि ये भी उठा हुआ है, ये भी उठा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। माउंट जो है, जो जितना माउंट फॉर्म होता है उतना ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स उसके जो आपके
पर्सनालिटी में दिखाई देते हैं। जितना फ्लेक्सिबल होता है ऐसा लगता है कि जो फ्लेक्सिबल होता है तो वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। पर अगर सॉफ्ट होता है यानी कि दबाने और उसके बाद वो फिर से रीशेप ले ले अपने आप को, तो ऐसा देखा जाता है कि पर्सन उस प्लैनेट से रिलेटेड एडवांटेजेस को अपनी लाइफ में लेता जाता है। अभी मैं अपने हाथ में आपको ये सारा करके दिखाऊंगी, एक बेसिक बेसिक ट्रेट्स आपको मैं बता रही हूँ। इसके बाद अगर किसी के मान लीजिए सारे ही माउंट आपको ऐसे लग रहे हो कि ये सारे के सारे माउंट ही एक्टिव हैं, बहुत बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों में देखा जाता है कि सक्सेस होने की ना केवल ड्राइव होती है और एम्बिशन भी होती है, और वो उसके लिए हार्ड वर्क भी। तो ऐसे लोग ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। और अगर आपको ऐसा लगे कि किसी के हाथ में हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा माउंट अभी एक्टिव है या कौन सा माउंट उठा हुआ है, या हमें लग रहा है कि कोई भी माउंट नहीं उठा हुआ है, तो आप मान करके चलिए ऐसे लोगों में जनरली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देखा जाता है, और सक्सेस होने के लिए उन्हें लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क करने पड़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जिनके ऐसे हमें माउंट दिखाई देते हैं, तो हम उन्हें नवग्रह पूजा करने के लिए कहते हैं कि भाई आप नवग्रह पूजा करिए, यू नीड टू डू दैट नवग्रह पूजा। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि माउंट वीक है लेकिन फिंगर उससे रिलेटेड बहुत स्ट्रांग है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट बेसिक बातें कर रहे हैं हम लोग। अगर फिंगर स्ट्रांग है तो कई बार फिंगर उस माउंट के रिजल्ट को देती है, तो माउंट को समझना पढ़ना बहुत ध्यान से हमें पढ़ने की जरूरत है। अभी मैं बेसिक बेसिक माउंट के बारे में बात करूंगी, और फिर क्लास में आगे चलकर एक एक माउंट को प्रॉपरली फिर से डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एक हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, फिर हम उसको डिटेलिंग में जा सकते हैं। इसके बाद आप देखोगे कि अगर कोई ये कहता है कि मैं बहुत मैनुअल वर्क करता हूँ या मैं बहुत ऐसा काम करता हूँ, तो क्या मेरे माउंट प्रेस हो जाएंगे? तो प्लीज ऐसा नहीं होता। माउंट अपनी शेप नहीं बदलता, मैनुअल वर्क करने से आपकी शेप नहीं बदलती है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर माउंट के ऊपर की स्किन अगर कोर्स हो जाती है, तो डेफिनेटली वो उसके रिजल्ट को कम कर देती है। तो जितनी कोर्स डल ड्राई स्किन होती है उतना ही आपके अचीवमेंट कम होते हैं, और जितनी अच्छी होती है, तो हमने देखा ही है कि जो अमीर लोग होते हैं ना, उनके हाथ एकदम सॉफ्ट होते हैं। वैसे भी आजकल देखो आप कभी जो हाई मतलब हाई सोसाइटी के लोग होते हैं, या आप कभी जाओ अच्छी जगहों पर, तो जो वहाँ की लेडीज होती हैं, स्पेशली हम लोग के नजरें लेडीज को पड़ती हैं, उनके वेल मैनिक्योर्ड हैंड होते हैं, प्रॉपरली नेल्स बने होते हैं, उनके अलग अलग शेप होते हैं। तो दे जनरली आप देखो वो उसी तरीके की कंफर्टेबल लाइफ को लीड कर रही होती है। उनके बच्चों को भी किसी और ने लिया होता है। ऐसा भी होता है कि वो उनको इंस्ट्रक्ट करती है, इसको ये खिलाओ, इसको वो खिलाओ, वो अपने बच्चों को भी पालने में एफर्ट नहीं कर रही होती है। तो यस, बिल्कुल ऐसा है। अगर क्या बोलते हैं साइज ऑफ द यस, मैं यही बताना चाह रही थी कि अगर आप मैनुअल वर्क भी ज्यादा करते हैं, सपोज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जिमिंग करते हैं, तो उनके यहाँ यहाँ पर गांठें बन जाती है ना, ऐसे डेड स्किन इकट्ठी हो जाती है। तो वो कोर्स स्किन होने की वजह से कोर्स स्किन के नेगेटिव इफेक्ट तो जरूर मिलते हैं, पर जो जो माउंटेन का शेप है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चेंज नहीं होता है। तो चलिए एक एक माउंट के बारे में बात करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, आप मेरे हाथ को देखेंगे यहाँ पर, तो मेरा एक ये माउंट है, ये उठा हुआ दिख रहा है। एक ये माउंट है, ये उठा हुआ दिख रहा है। एक ये माउंट उठा हुआ दिख रहा है। मेरा विनस भी भगवान की कृपा से अच्छा है, या मार्स भी अच्छा है, मून भी अच्छा है। तो जनरली आप देखोगे कि मेरे सारे माउंट उठे हुए हैं, और अभी तक सुबह तक मेरा मार्स ये वाला पिचका हुआ था, लेकिन अभी ये भी अच्छा है। हाँ, ये मेरा राइट हैंड है ज्योति जी, ये मेरा राइट हैंड है, आप इसे देख सकते हैं, और ये मेरे सारे माउंट हैं। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, आप ये देखिए। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के माउंट्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। वैसे मेरे मोर और लेस इस वक्त सारे माउंट एक्टिव हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे डिफरेंस मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें मेरा मरकरी माउंट इतना एक्टिव है कि सन तक चला गया है, और समहाउ आप लोगों को यहाँ ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर एक हाफ सर्कल बन रहा है, पर इस हाथ में देखिए मरकरी माउंट उतना मजबूत नहीं दिख रहा है। ठीक है। और एक और छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ पर देखिए मेरा ये लोअर मार्स है। अभी मैं ये सारे आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगी। ये जो लोअर मार्स है ये बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, फॉर्म दिख रहा है, लेकिन यहाँ का लोअर मार्स जो है ये पिचका हुआ है, देखिए। ठीक है। तो दोनों हाथों के माउंट में भी डिफरेंस होते हैं, मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो और माउंट को कैसे देखना है, आप जैसे देखिए ये अच्छा माउंट है, मैं इसको दबा रही हूँ,
पर ये इमीडिएटली शेप वापस ले रहा है, तो ये एक अच्छा माउंट, एक्टिव माउंट है इस वक्त। इसी तरीके से ये जो माउंट है, इसको मैं दबा रही हूँ, ये एकदम से ऊपर आ जा रहा है, दबाने के बावजूद भी वो अपनी शेप नहीं खो रहा है, तो ये एक्टिव माउंट है। ये भी माउंट देखिए, वीनस को भी मैं दबा रही हूँ, ये एकदम एक्टिव हो जाए, तो ये सारे एक्टिव माउंट है। समहाउ इस वक्त अगर आप मेरे मन स्थिति को देखते हैं, तो इस वक्त मुझे ऐसा सच में लग रहा है कि अब मुझे कुछ ऐसा कर गुजरना चाहिए कि जो भी कुछ पॉसिबल है इस 24 घंटे में। कभी कभी मैं अपने आप से कहती हूँ कि मुझे 24 घंटे कम पड़ रहे हैं, मुझे जो अचीव करना है, जो लर्न करना है, जो डिलीवर करना है, उसके लिए मुझे 24 घंटे भी कम लगते हैं। तो ये इस वक्त मेरा स्टेट ऑफ माइंड ऐसे ही है। ऐसा हमेशा नहीं रहता है, कभी कभी होता है ना, बड़ा जोश आता है, वो जोश वाला पीरियड चल रहा है अभी। थोड़े दिनों में फिर बहुत थक जाएंगे, एज भी है, थोड़ा थक जाएंगे, तो थोड़ा सा सेटल डाउन भी होंगे, तो एवरीथिंग गोज हैंड इन हैंड। तो जो सबसे पहला वाला, जो हमारा जो फर्स्ट फिंगर है, जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, उसके नीचे वाला ये जो एरिया है, इसे हम जुपिटर माउंट कहते हैं। ये जुपिटर प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, इसकी टेरिटरी इस जुपिटर फिंगर तक है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से अब मेरा ही माउंट देखेंगे, तो मेरा माउंट जुपिटर यहाँ से शुरू होकर और यहाँ तक जा रहा है। समहाउ जो मेरी मिडिल फिंगर है, उसकी भी हाफ तक पोजीशन उसने ले ली है। तो ये ओवर एक्टिव जुपिटर माउंट है। मुझे अपनी प्लैनेटरी पोजीशन अपनी एस्ट्रोलॉजी में पता है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। मेरी जुपिटर की महादशा चल रही है और ये ओवर एक्टिव है, सुपर ओवर एक्टिव मुझे अपने हाथ में दिखाई दे रहा है। मैं इतनी एस्ट्रोलॉजी की इतनी मास्टर नहीं हूँ, आई नो एस्ट्रोलॉजी, पर मैं प्रैक्टिस नहीं करती हूँ इतना। पर लेकिन जस्ट आप लोगों को एक कंटेक्स्ट देने की कोशिश करी हूँ कि कैसे आप ये इस चीज को समझ सकते हैं। तो जुपिटर माउंट जो है, ये जुपिटर माउंट जो है आपका, हाँ, इसको हम जुपिटर माउंट कहते हैं। इसके बाद जो मिडिल फिंगर है, अच्छा इसके माना, नीचे, ये अच्छा माना जाता है कि खराब, ओवर गुड रिपीट? नहीं, अच्छा और बुरा हर एक प्लेनेट के, मैं अच्छे और बुरे दोनों साइंस को आपको बताऊंगी। किसी भी चीज की अति जो है वो बुरी होती है, तो एक बैलेंस शेप में ही आपके पास रहना चाहिए, हर एक चीज को बैलेंस शेप में आपके पास रहना चाहिए। अगर आपके पास कोई चीज ओवर है, तो ना किसी की कमी अच्छी होती है, ना किसी की ज्यादा अच्छी होती है। तो अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन ये दे रही हूँ कि कौन सा माउंट कौन सा है, फिर एक एक माउंट को जब मैं आपको समझाऊंगी, तो आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझाऊंगी। फिर आप लोगों के हाथ में भी देखूंगी कि कौन कौन से माउंट्स हैं और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इस वक्त आपको रिजल्ट दे रहे हैं। तो फर्स्ट फिंगर के नीचे सारे माउंट्स जो है, जितने उठे हुए होते हैं उतने अच्छे माने जाते हैं। केवल एक सैटर्न का माउंट अगर दबा हुआ होता है तो वो अच्छा माना जाता है, ये एक्सेप्शन है सैटर्न का माउंट। और आप देखो मेरे सैटर्न माउंट को तो बेचारे को जगह ही नहीं मिल रही है। आधा सन वाला इधर आ गया, आधा जुपिटर वाला इधर आ गया, और मेरे सैटर्न को तो बिल्कुल जगह ही नहीं मिल रही है। तो ये वाली जो जगह है, ये सैटर्न फिंगर के नीचे वाली जो जगह है, ये सैटर्न माउंट कहलाती है। थर्ड फिंगर को हम अपोलो या सन फिंगर कहते हैं, ये सन के माउंट को दिखाती है। और समहाउ ऐसे स्क्रीन पर देखकर मुझे रियलाइज हो रहा है कि मेरी एक वंडरफुल सनलाइन इसमें दिखाई दे रही है, जो आज तक कभी नहीं दिखाई देती थी। एंड थैंक यू गॉड। सो सो ये सन, जो मेरा सन माउंट है, आप ही देखो माउंट्स जो है थोड़ा बहुत शिफ्ट भी हो जाते हैं। तो जैसे मेरा ये सन माउंट इधर सैटर्न की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो सन जो है आपकी जिस चीज को डिपिक्ट करता है, उसमें सैटर्न के भी एफर्ट जो क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी उसमें मिक्स हो जाएंगे। जो नंबर सबसे छोटी वाली फिंगर है, इसे हम मरकरी फिंगर कहते हैं, और इसके नीचे वाला जो एरिया है, उसे हम मरकरी माउंट कहते हैं। ठीक है, आपका ये जो लाइफ लाइन जा रही है, इसके बीच में जो ये अंगूठे के नीचे वाला जो ये बड़ा सा एरिया है, ये वीनस को रिप्रेजेंट करता है आपके हाथ में। सबसे कॉर्नर वाला जो ये प्लेस है, ये जो कॉर्नर ऑफ योर हैंड है, इज योर मून माउंट। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है, ये और ये मार्स को हमें हमारे हाथ में दो जगह मिली है, इसे हम लोअर मार्स कहते हैं और इसे हम अपर मार्स कहते हैं। ठीक है, दोनों का अलग अलग काम है, दोनों को हम अलग अलग तरीके से पढ़ते भी हैं। तो ये तो पोजीशन, और जो बीच वाला जो एरिया रह जाता है, इसे हम राहु का क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पर हमारा केतु आता है। तो इनको जब हम सेवन प्लैनेट्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर हम राहु और केतु की तरफ जाते हैं और फिर उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो इस तरीके से हम प्लैनेट्स की प्लेसमेंट अपने हाथ पर देखते हैं। जब हम जुपिटर के बारे में बात करते हैं,
जुपिटर के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जुपिटर जब एक्टिव होता है तो उसकी क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स आते हैं या उसके क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव हम कितना ओवर एक्टिव है या अंडर एक्टिव है के हिसाब से देखते हैं। बैलेंस है तो बैलेंस ट्रेट हमें या बैलेंस हमें चीजें मिलती हैं। बोलिए विद्या जी, आप म्यूट हैं। राहु का आपने बोला बीच में, तो वो तो नीचे खड्डा होता है ना? वो मेरे तो नीचे दोनों खड्डा होता है, खड्डे। उसे मार्स ऑफ प्लेन ऑफ मार्स भी कहते हैं। राहु केतु की अभी प्लेसमेंट मैं आपको अभी इतनी इनिशियल स्टेज पर नहीं बताऊंगी, ओवर द टाइम जरूर बताऊंगी, पर अभी आप उसे मार्स ऑफ प्लेन ऑफ मार्स से मान के चलना। तो जुपिटर के बारे में सबसे पहले हम जुपिटर फिंगर के बारे में बात करते हैं, जुपिटर मायोन के बारे में बात करते हैं। तो हम इसके थ्रू भी पर्सनालिटी ट्रेट्स निकालते हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपसे यही बात करी। तो जुपिटर पर्सनालिटीज कैसी होती हैं? हैंडसम होती हैं, बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव, प्रेजेंटेशन उनका बहुत अच्छा होता है। जनरली उनके थिक ईयर्स होते हैं, आईज एकदम काम होती हैं, बड़े डाउन टू अर्थ टाइप ऑफ पर्सनालिटी होते हैं। कि मोटा मोटा हम इस तरीके से इस पर्सनालिटी को समझ सकते हैं। तो जुपिटर आपकी लाइफ में क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? जुपिटर आपकी लाइफ में फैमिली रिप्रेजेंट करता है, फैमिली को। जुपिटर आपकी लाइफ में एम्बिशंस को रिप्रेजेंट करता है, मैनेजमेंट स्किल को रिप्रेजेंट करता है, टॉप ऑफ इट विजडम को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको हायर स्टडीज देखनी है तो आप जुपिटर माउंट से देखते हो। अगर आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन किसी का देखना है कि स्पिरिचुअलिटी में क्या सीन रहेगा इस बंदे का, तो भी आप जुपिटर माउंट को देखोगे। जुपिटर एक ग्रैंडोसिटी का क्या बोलते हैं प्लैनेट है। तो किसी भी चीज में विस्तार ला सकता है आपकी लाइफ में, बहुत सारे एरिया में विस्तार ला सकता है, आपके बदन में विस्तार ला सकता है, यानी कि आप मोटे भी हो सकते हैं जब जुपिटर की दशा या अंतर्दशा चलती है। इसका मैं एग्जाम्पल हूँ। आई ऑलवेज रिमेन, मतलब पूरी अपनी थ्रू आउट लाइफ में बहुत लीन रही, पर जब से मेरी जुपिटर की दशा आई है तब से मैं बढ़ रही हूँ, तब से मैं 10 किलो अपना वजन बढ़ा चुकी हूँ। सो लेकिन हाँ, ऐसा होता है, ये एक मजाक की बात हो गई, पर बहुत सारी चीजों में आपकी लाइफ में विस्तार करता है। जुपिटर आपकी जिस चीज पर सपोर्ट कर रहा होता है उन चीजों में आपको बहुत बहुत ग्रैंडोसिटी देता है। जुपिटर आपको कॉन्फिडेंस देता है। तो अगर आपका जुपिटर अच्छा है तो आपकी ये सारी चीजें बढ़िया रहेंगी। अगर मैं नेगेटिव चीजों के बारे में बात करूं तो अगर क्या बोलते हैं किसी में बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है तो वो कई बार ईगो या प्राइड में बदल जाता है, तो ये इसका नेगेटिव ट्रेट है। उस तरीके से आप देख सकते हो। या आप देख सकते हो जो क्या बोलते हैं, अगर आपका जुपिटर एकदम पिचका हुआ है तो लो लो ऑन कॉन्फिडेंस हो सकते हो आप, या ऐसे लो कॉन्फिडेंस, या इस तरीके से देख सकते हैं। या अगर आपका जुपिटर बहुत पिचका हुआ है, बिल्कुल अंडर एक्टिव है, तो आप इल टेम्पर्ड हो सकते हो, हमेशा बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा कर सकते हो। आपकी फैमिली लाइफ के बारे में थोड़ा थोड़ा नेगेटिव हो सकता है अगर आपका जुपिटर थोड़ा सा इनएक्टिव दिखाई देता है। खाली जुपिटर कितने या कोई भी माउंट कितना उठा हुआ है या कितना पिचका हुआ है से सिर्फ बात नहीं चलती है। इसमें एक और लेवल डीप अगर हम जाएंगे तो इन माउंट्स के ऊपर कुछ ना कुछ साइंस एंड सिंबल्स होते हैं। तो अगर पॉजिटिव साइन होते हैं तो वो उस माउंट की पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, और अगर नेगेटिव साइंस होते हैं तो वो उस माउंट की नेगेटिव की पॉजिटिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। सो इस तरीके से भी अपन को माउंट्स को फर्दर समझना होता है। सो क्लियर? अभी तक मैंने जितना भी जुपिटर या माउंट के बारे में बोला, आपको ये सारी चीजें क्लियर है या कोई क्वेश्चन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नंबर 2 यानी कि मिडिल फिंगर के नीचे वाला जो एरिया है इसे हम सैटर्न का एरिया कहते हैं। तो सैटर्न जैसे ही क्योंकि आप में से जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनको लिए शायद ये नॉलेज डुप्लीकेशन हो, पर बाकी लोगों के लिए फर्स्ट टाइम फर्स्ट हैंड नॉलेज है। जो सैटर्न है वो एक क्या बोलते हैं एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको पनिशमेंट भी देता है अगर आप गलत करते हो, और रिवॉर्ड्स भी भर भर के देता है अगर आप सही काम करते हो। तो जो सैटर्न है उसे हम जज कहते हैं, इसे हम कहते हैं ये जज की तरह काम करता है। इसका अगर हम पर्सनालिटी ट्रेट्स देखें तो सैटर्न पर्सनालिटी मेंटोर्स की तरह काम करते हैं। अगर आप उन्हें किसी चीज में उनकी हेल्प मांगना चाहते हैं तो
तो वो आपकी उंगली पकड़ के आपको उस डेस्टिनेशन तक पहुंचा देते हैं। यानी कि बहुत बेहतरीन मेंटर्स बनते हैं। अगर आप पीएचडी जैसे ऐसे डिफिकल्ट रिसर्च ओरिएंटेड वर्क कर रहे हैं, और अगर आपका मेंटर एक सैटर्न पर्सनालिटी है जो देखने में लीन है, डार्क कॉम्प्लेक्शन का है, जिसके घने घने बाल हैं, इस तरह की पर्सनालिटी होती है जनरली ये लोग देखने में। और अगर आप देखोगे बहुत ही हार्ड वर्क पर्सन होते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं बहुत बेहतरीन मेंटर बनते हैं। ऐसे लोगों को आप देखोगे कि ये लोग बहुत अच्छा रिसर्च वर्क करते हैं। इसीलिए जो सैटर्न पर्सनालिटीज हैं वो बहुत अच्छे ऑकल्ट प्रोफेशनल्स भी बनते हैं, ऐसा क्योंकि उनकी रिसर्च ओरिएंटेड सोच होती है। बहुत ही वर्कोहॉलिक होते हैं, काम करने से कभी भी घबराते नहीं, बल्कि अगर उनके पास काम नहीं होता है तो वो परेशान हो जाते हैं। और इसके साथ हार्ड वर्किंग होते हैं, वर्कोहॉलिक होते हैं, मैंने बता ही दिया। इसके साथ हमें कहना चाहिए ये लोग जो सैटर्न पर्सनालिटी है, दे लव डिसिप्लिन। हाँ, ये मेरे डैड जो हैं वो एक सैटर्न पर्सनालिटी है, और उन्होंने हमें बचपन से इस तरह से हमें उन्होंने हमें ट्रेन किया है कि आज के डेट में भी अगर हम रात में किसी वक्त पार्टी करके या किसी भी वजह से रात में अगर देर से सो भी जाते हैं, तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हमारी लाइफ आंख खुली जाती है। और अगर हम किसी दिन लेट तक सो जाते हैं समहाउ, अब तो हम लोग काफी बड़े भी हो गए, फिर भी ऐसा लगता है आज हमने कुछ गलत काम किया है, मतलब हम टाइम से नहीं उठे, मतलब आज हमने कुछ नो, वो उन्होंने इस कदर हमें डिसिप्लिन में रख के, इस कदर हमें हमारी हैबिट्स को वो कर दिया है ना, कि हमें ऐसा लगता है कि टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, टाइम पर ये करना, हर एक चीज को डिसिप्लिन के साथ करना चाहिए। सो जो सैटर्न पर्सनालिटीज होती हैं उनके अंदर ये ट्रेड्स देखे जाएंगे। अगर आप कैसे समझोगे कि ये पर्सन सैटर्न पर्सनालिटी है, ये वाला जो एरिया है, बीच वाला एरिया जो है, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा और दबा हुआ होगा। अब मेरा भी दबा हुआ है, पर क्योंकि मेरी पर्सनालिटी में इस वक्त जुपिटर, मरकरी और सन रूल कर रहे हैं, तो सैटर्न का थोड़ा सा हिस्सा दब गया है, सैटर्न को ओवरटेक कर लिया। पर लेकिन आप ये मानिए कि जो मेरी जुपिटर की क्वालिटीज हैं उसमें सैटर्न इंटरवेन कर रहा है, तो यानी कि जो मेरे को जुपिटर दे रहा है उसमें मेरे से हार्डवर्क करवा रहा है, रिसर्च करवा रहा है। इसी तरीके से जो सन मुझे दे रहा है, सन मुझे क्या देता है, नेम फेम देता है, मेरे को अथॉरिटी देता है, मुझे क्रिएटिविटी देता है। वो सारी चीजों को अटेंड करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि ये सैटर्न की तरफ बेंड डाउन हो रहा है। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि काफी क्लियर तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँ कि कैसे आप अपने हाथ में ये देखते हो। वैसे तो अगर मैं एक एक सारे के सारे अगर प्लैनेट्स के बारे में बात करूंगी, एक एक माउंट के बारे में बात करूंगी, तो आपको काफी डीप नॉलेज भी मिल जाएगी। पर क्योंकि हमारी आज की क्लास का टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका है, मैं आप लोगों से कहूंगी कि आप लोग अपने अपने हाथों में जुपिटर की पोजीशन को देखिए, आपका जुपिटर माउंट कैसा है और कैसा दिखाई दे रहा है, और अगर हो सके तो स्क्रीन पर भी दिखाइए। तो हम जानने की कोशिश करेंगे जुपिटर आपको इस वक्त क्या दे रहा है। स्मिता जी, यू हैव अ गुड जुपिटर माउंट। यस, और इसके ऊपर वेरी गुड, और इसके ऊपर एक आपका हाफ मून भी बना हुआ है, वेरी नाइस। बाई चांस विद्या जी का भी बहुत अच्छा जुपिटर है। सो जैसा हमने बात करा कि जुपिटर आपको क्या क्या देता है, आई होप इस वक्त आप बहुत एम्बिशियस भी हो रहे होंगे, आप अच्छे जो भी काम कर रहे होंगे अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे ये सारी चीजें, और कुछ ना कुछ नई चीजें सीख भी रही होंगी हायर स्टडीज के बारे में। ये सब चीजें आप अपनी लाइफ में इस वक्त देख रही हैं। तो वैसे बाकी आपके जो माउंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे स्पीकिंग हैं, पर सिर्फ अगर हम जुपिटर के बारे में बात करें तो जुपिटर जो चीजें दे रहा है वो आप देख पा रहे हो आपकी लाइफ में हो रही है इस वक्त। Like what, ma'am? लाइक कि यू आर एम्बिशियस राइट नाउ, यू आर लुकिंग आफ्टर योर फैमिली। चलिए फैमिली को छोड़ देते हैं, आप अपने काम में अच्छे तरीके से अपने काम को मैनेज कर पा रही होंगी अच्छे तरीके से, वॉट एवर यू आर डूइंग। हायर स्टडीज क्योंकि कहते हैं जुपिटर आपको देता है, या ग्रैंडर सिटी देता है, या जो भी आप अभी आप काम कर रही हैं उसमें आपकी ग्रोथ हो रही होगी, चाहे वो काम कुछ भी हो। स्लोली स्टडी यू मस्ट बी ग्रोइंग, एंड आपको कुछ और नई चीजें सीखने की इच्छा इस वक्त आपके मन में चल रही होगी। मतलब हर वक्त जरूरी नहीं है, हम एक अपने प्रोफेशन में एक जगह पर पहुंच जाने के बाद हम शायद नहीं पढ़ते हैं, पर ऐसी इच्छाएं आपके मन में शायद इस वक्त हो रही होंगी कि लेट्स ऐड समथिंग मोर। इस तरीके की चीजें आपको दिख रही हैं क्या अपने साथ? Yes, ma'am.
एंड स्पिरिचुअलिटी भी क्योंकि दिखाता है, और आई कैन सी देयर इज अ ह्यूज स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन। तो अगर तक आपने अभी तक स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुख नहीं किया है तो बहुत जल्दी जल्दी आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भी स्टार्ट करेंगे, और अगर कर दिया है तो दैट आई कैन सी। I'm lot into spirituality, ma'am. यस, तो ऐसे मतलब अभी हमने सिर्फ एक चीज को देखकर ये 3-4 बातों को पता लगाने की कोशिश करी, पर हमेशा मैं यहाँ डे वन से भी आप लोगों से ये कह रही हूँ, सिर्फ एक चीज को देखकर किसी चीज की ना प्रिडिक्शन की जा सकती है, ना ही उसके बारे में समझा जा सकता है। बस मैं आप ये अमाउंट दिखा के आपको सिर्फ एक स्मिता जी का ही अमाउंट देखकर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह जुपिटर की पर्सनालिटीज होती हैं, या जुपिटर किस तरीके से अपनी चीजों से रिलेटेड आपके लाइफ में रिजल्ट्स को लेकर। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास होगी वो अगले सैटरडे को होगी। आज के बाद से जो हमारी क्लासेस हैं, जो भी हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे, एवरी सैटरडे 3 PM वी विल कीप द क्लास। हर सैटरडे को 3 बजे से क्लास होगी। 4:30-5 बजे के आसपास आप 1.5 से 2 घंटे का टाइम लेकर चलेंगे, और एवरी सैटरडे को हम लोग मिलेंगे। जो लोग कंटिन्यू करेंगे उन्हें आज की और कल की, जो कल क्लास हो गई है उसकी आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। ये कोर्स जो है ये हम लोग बहुत ही हमारा एनिवर्सरी मंथ है, वैसे 30,000 का मैं ये कोर्स करती हूँ, पर एनिवर्सरी मंथ है इसलिए वी आर ऑफरिंग इन जस्ट 21,000। और उसमें भी क्योंकि ये 3 महीने का कोर्स चलेगा, आप 3 इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप में से किसी का भी मन बन रहा है केमिस्ट्री पढ़ने का, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो यू आर ऑल आर वेलकम टू ज्वाइन अस। एंड दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं जरूर आपका क्वेश्चन का आंसर करना चाहूंगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू Thank मैम। you, ma'am. Thank you, ma'am.